हेलो एवरीवन, आज है 4 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और काफी रेप्यूटेड और काफी बड़ी कंपनी है। ये कमर्शियल व्हीकल बनाती है और काफी बड़े बड़े गाड़ियां यहाँ पर भी आपको इनकी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ट्रक से लेकर बसेस तक ये बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अशोक लेलैंड जब शेयर 50 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है तो क्या खरीदने का मौका यहाँ पर है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 50 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। पिछले एक महीने में 30% तक का ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए, 38 रुपीज तक का लो था, तेजी आई, तकरीबन तकरीबन 48 रुपीज तक शेयर पहुंचा, फिर गिरावट आई 44 तक गया, फिर तेजी आई 46 तक गया, फिर गिरावट आई 44 तक गया, फिर इतनी बड़ी रैली आई कि भैया 52 रुपीज तक चला गया। शेयर 50 रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। लेकिन आज एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। पिछले एक साल में अशोक लेलैंड में 44% तक की गिरावट है। 34 रुपए तक का लो बना था। आप देखिए, कोरोना के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी। कोरोना से पहले अगर हम बात करें तो 24 फरवरी को शेयर 85 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था। उसके बाद शार्प फॉल आया, सीधा शेयर 34 रुपए तक टूट गया, क्योंकि भैया लॉकडाउन के चलते क्या हुआ कि इनके जितने भी प्लांट्स हैं वहां पे सारी गाड़ियों का प्रोडक्शन बंद हो गया और गाड़ियां बिक भी नहीं रही है, क्योंकि कोई खरीदने घर से बाहर निकल भी नहीं रहा है। तो गाड़ियां बिक नहीं रही है और आने वाले दिनों में भी गाड़ियां कितनी बिकेगी ये कहना मुश्किल है। और इस अजम्पशन के चलते, इस रियलिटी के चलते शेयर 34 रुपए तक टूट गया। हालांकि धीरे धीरे बाउंस बैक कर रहा है। जैसे 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 खबर आ रही है कि भैया अब यहाँ पर कोरोना की सिचुएशन थोड़ी कम हो रही है, तो लॉकडाउन हट रहे हैं और प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। कुछ कुछ जगह पे इनका प्रोडक्शन जो है वो शुरू होने की खबरों के साथ साथ शेयर में तेजी भी आई। लेकिन आज एकदम से गिरावट आई, क्योंकि पूरा मार्केट की बात की तो भैया 500%, मतलब 500 पॉइंट निफ्टी आज कम था। 500 पॉइंट गिरा है निफ्टी आज। तो और उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, हर कोई गिरा है। हर कोई, फार्मा सेक्टर को छोड़कर सब कुछ गिर रहा है आज। तो काफी बड़ी गिरावट जरूर है। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में अशोक लेलैंड में 40% की गिरावट है। 165 रुपए के आसपास का हाई बना था। देखिए, उसके बाद 60% गिरावट है। 2018 और 2019 का साल ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, और इवन 2020 की शुरुआत में तो भैया और भी ज्यादा बड़ी डेंट यहाँ पर दे दिए हैं। तो गिरावट काफी ज्यादा है। आप देखिए, मिड कैप स्टॉक है ये, 15,365 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएस में देखेंगे तो 3 करोड़ 28 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग की अगर मैं शेयर होल्डिंग की यहाँ पर बात करूं तो जैसे आप देखिए कि प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग यहाँ पर कौन है। प्रमोटर हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड, जिनके पास 34.73% की होल्डिंग है। और उनके द्वारा हालांकि कुछ शेयर गिरवी भी है, तकरीबन 9% से भी ज्यादा की होल्डिंग इनकी गिरवी है। और अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की और एफआईएस की, तो एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग कम की है। दिसंबर 2019 तक एफआईएस की होल्डिंग 19.24 थी और अब एक क्वार्टर में वो 16.94% है। मतलब एफआईएस ने 2.30% की होल्डिंग कम की है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है कि एफआईएस भले बिकवाली कर रहे हैं लेकिन म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। 7.35% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की जो हुआ करती थी, अब वो 9.82% है। 2.47% जितनी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने खरीदी है। इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ थोड़ी सी होल्डिंग कम की है। उनके पास 2.84% की होल्डिंग है, सिर्फ 0.07% की होल्डिंग उन्होंने कट डाउन की है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 16.46% की होल्डिंग है। 22 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 412 एफआईएस ने पैसा लगाया है। और यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी है, जिनके पास 5.63% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.77% की देखने को मिल रही है। 50% का डिविडेंड इन्होंने पे किया है और वो डिविडेंड इसी साल मार्च महीने में इन लोगों ने पे किया, मतलब 50 पैसा और शेयर का डिविडेंड पे किया है। और ये इंटरिम डिविडेंड है, उसके बाद भी ये डिविडेंड जरूर मिलेगा। यहाँ पर हम अगर बात करें अशोक लेलैंड की, तो टेक्निकल रेटिंग इनकी अभी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी 15.22 है, जबकि इंडस्ट्री पी 13.81 है। बुक वैल्यू 28 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.74 है, ईपीएस 3.24 है और डिलीवरी 23 के आसपास देखने को मिल रही है।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 58% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 34% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अशोक लेलैंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए कर्जा इनके ऊपर 400 करोड़ से भी कम का कर्जा है ये, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 क्वार्टर को अगर हम छोड़ दें तो इससे पहले कंपनी 200, 300, इवन 600 करोड़ तक का मुनाफा कर चुकी है। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर दिसंबर और सितंबर बहुत बुरे रहे इनके लिए। सब दिसंबर में सिर्फ 27 करोड़ तक का मुनाफा किया और सितंबर में सिर्फ 40 करोड़ तक का मुनाफा किया, तो बहुत कम हुए हैं इनके मुनाफे। और हो सकता है कि मार्च क्वार्टर के जब नतीजा है तो उनके जो मुनाफा है वो उतना अच्छा न हो, और तो और जून में तो और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि अप्रैल महीने में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कोई बिकवाली नहीं हुई है, और अगर हम बात करें मई महीना भी इसी तरीके से जा सकता है आने वाले दिनों में। तो जून के नतीजे तो बहुत बुरे आएंगे, लेकिन मार्च के भी आने हैं तो मार्च के भी उतने अच्छे आएंगे कि नहीं, तो वो देखने वाली बात यहाँ पर जरूर होगी। अशोक लेलैंड के बारे में अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले अगर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं वो सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए अगर आप अशोक लेलैंड के शेयर में अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है, मतलब कि अगर आप इस आप में पेशेंस है कि भैया आप कम से कम 1-2 साल तक तो इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे ही रहेंगे, तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर आपने खरीदा है आप लॉस में है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा और आप फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं अशोक लेलैंड के शेयर में, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करें। मुझे लगता है कि ये शेयर आपको 45 रुपए के आसपास मिल सकता है, और 45 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिलता है तो ये नहीं है कि भैया आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदने हैं तो आप एक साथ 45 रुपए के भाव पर 500 शेयर खरीद ले, जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। 45 रुपए के भाव पर आपको अगर 500 शेयर खरीदने हैं इसमें, तो पहले 100 शेयर खरीदे 45 के भाव पर, फिर वेट करें। अगर गिरावट आती है, अगर शेयर आप देख रहे हो कि 42 या 40 रुपीज तक जाता है तो और 100 शेयर आप खरीद सकते हो। फिर आप वेट करो, देखोगे अगर और नीचे जा रहा है तो और 100 शेयर खरीदे। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएं, ताकि क्योंकि देखिए बॉटम कहाँ बनेगा ये किसी को नहीं पता है, और कोरोना के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट आने की संभावना भी है। रीजन यह है कि गाड़ियां तो बिकेगी नहीं, पहली चीज, अभी अभी के वक्त में गाड़ियां बिकेगी नहीं, और दूसरी बात, गाड़ी अगर बिकेगी नहीं तो इनका फायदा कहाँ से होगा, और प्रोडक्शन भले इनका शुरू हो जाएगा लेकिन अगर गाड़ी ही नहीं बिकेगी तो डेफिनेटली शेयर में गिरावट आने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन एक चीज है कि लॉन्ग टर्म में जैसे कोरोना की दिक्कत खत्म होगी, वापस से इकोनॉमी के पहिए चलना शुरू हो जाएंगे, तो शेयर में शायद हमें अच्छी रैली की उम्मीद है। तो 1-2 साल का अगर हम यहाँ आप में पेशेंस है तो 1-2 साल बाद शेयर जरूर एक अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाओ, और छोटे छोटे शेयर्स और छोटी छोटी क्वांटिटी में शेयर खरीदो, और एक स्ट्रिक्ट टारगेट लेके चलो। जैसे कि 45 में आपको शेयर 100 शेयर खरीदने हैं, फिर अगर नीचे जाता है तो थोड़े और 100 शेयर खरीदेंगे, नीचे जाता तो और 100 शेयर खरीदेंगे। ये बात हुई 500 शेयर की। अगर मानिए कि आपको 100 आपका पोर्टफोलियो ही 100 शेयर का है, मगर आप सोच रहे हो कि आपको सिर्फ 100 शेयर ही खरीदने हैं, तो पहले 25 शेयर खरीदिए, फिर 25 खरीदिए, फिर 25 खरीदिए। इस तरीके से आप धीरे धीरे देखते जाइए कि भैया बॉटम कहाँ बनेगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, बॉटम कहाँ बनेगा किसी को नहीं पता है। बॉटम अगर आप सोच रहे हो कि भैया 40 रुपए का बनेगा, तो क्या पता 40 रुपए का बॉटम बने भी ना और शेयर 45 से ही बाउंस बैक करके 55 तक चला जाए। तो यही मैं कह रहा हूँ कि छोटी क्वांटिटी खरीदते जाइए। अगर नीचे ज्यादा है तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप इसमें एवरेजिंग कर पाए, क्योंकि कोई भी शेयर होगा आने वाले 2-3 महीने ऐसे रहेंगे कि शेयर मार्केट पूरा रोलर कोस्टर रहेगा। ठीक है, तेजी आएगी गिरावट आएगी, तेजी आएगी गिरावट आएगी, तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि जब थोड़ी सी गिरावट भी आ जाए तो आपके पास उतना पैसा हो कि आप यहाँ पर एवरेजिंग कर पाए। तो एवरेजिंग करने के लिए आपको पैसा चाहिए, अच्छे शेयर चुने, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चुने, और ऐसे शेयर चुने जो मार्केट लीडिंग हो। मैं मानता हूँ अशोक लेलैंड मार्केट लीडिंग नहीं है। आप सोच रहे यहाँ पर अगर खरीदना है अगर ऑटोमोबाइल में, तो आप बजाज ऑटो या उसको या फिर मारुति सुजुकी को भी प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन अशोक लेलैंड है, मदरसन सुमी है, टाटा मोटर्स है, ये वो शेयर्स हैं जिसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है कि रिस्क ज्यादा है तो भैया रिवॉर्ड भी ज्यादा है। अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे साल के एंड में, तो हो सकता है कि ये वो शेयर्स हो जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमा कर दिया हो। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी भी अगर आप इसमें करो तो सोच समझ के करो कि रिस्की शेयर है, आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ये सोच कर ही इसमें खरीदारी करो कि और स्ट्रिक्ट टारगेट लेके चलो, तो यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होगा। और जिन्होंने खरीदा है उनको मैं कहूंगा भैया अगर लॉस में हो तो निवेशित रहे,
कम से कम 1 साल 1.5 साल का आप इसमें प्लान लेकर चले तो बढ़िया आपको रिटर्न मिल सकता है यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।